सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता ग्रामश्री पढ़ेंगे। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मेयर कॉलेज में पढ़ने के लिए वे इलाहाबाद चले गए। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णदुली, कला और बूढ़ा चांद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1977 में सुमित्रा नंदन पंत जी का देहांत हो गया। ये छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि थे। इनका हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रहा है। साहित्य जगत आज भी इनकी कमी को महसूस करता है। ग्रामश्री कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। खेतों में दूर दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को बहुत प्रभावित करती है। तो आइए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चीर निर्मल नील फलक। तलक अर्थात तक, रवि अर्थात सूर्य, तन यानी शरीर, हरित अर्थात हरे भरे, रुधिर अर्थात रक्त या खून, श्यामल अर्थात गहरा हरा रंग, भू अर्थात धरती, नव अर्थात आकाश, नील अर्थात नीला। कवि कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और वो हरियाली कैसी है? बिल्कुल मखमल जैसी है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें प्रकट होती हैं तो ऐसा लगता है कि उन पर चांदी जैसी उजली जाली से लिपट गई हों। जो सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही होती हैं वो बिल्कुल किसी चांदी की जाली जैसी चमकदार दिखाई दे रही हैं। पत्तों पर हिलती ओस की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें से हरा रक्त निरंतर बह रहा हो। और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा हो। भाव यह है कि हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ नीला आकाश बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की शोभा का वर्णन करते हुए हरे भरे खेतों का सजीव चित्रण किया है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पूर्णोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं सरस है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर स्नेह की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती बिनी तेलाकत गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित दरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित अर्थात रोमांच से भरा हुआ, वसुधा अर्थात धरती, किनकिनिया अर्थात करगनी, तैलाकत अर्थात तेल से युक्त, तीसी अर्थात अलसी नामक तेलहन। इस पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु के आने पर खेतों में जो परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं गेहूं और जौ की फसलों पर बालियां लग गई हैं, जिसके कारण सारी धरती रोमांचित सी लग रही है।
अरहर और स्नेह की फसलें सोने की करगनी जैसी लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर पर बंधी हुई हैं। पीली पीली सरसों सब तरफ फैली हुई है। सारे खेत में सरसों के तेल की खुशबू फैल गई है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और स्नेह की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया है। उपमा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सरस एवं चित्रात्मक है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, शिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रिलमिल अर्थात मिलजुल कर, शिमिया अर्थात फलियां, वृंत अर्थात ठंडल। इन पंक्तियों में कवि ने हरे भरे खेतों में मटर की बेलों पर लटकी फलियां और फूलों पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियों की शोभा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर की फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास की सखियां रूपी पौधे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। मटरों की फलियां मखमली पेटियों के समान कोमल प्रतीत हो रही हैं। बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। ऐसा लगता है कि फूलों पर फूल ही गिर रहे हों और डंठलों पर जैसे डंठल ही उड़ उड़ कर घूम रहे हों। इन पंक्तियों में कवि ने मटरों की फलियों, रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की शोभा का वर्णन किया है। उपमा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल एवं सरस है, शांत रस है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमर तरु की डाली, जर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में जरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैंगन मूली। रजत अर्थात चांदी, स्वर्ण अर्थात सोना, मंजरियाँ अर्थात बोर, आम्र अर्थात आम, तरु यानी पेड़, दल यानी पत्ते, डाली अर्थात शाखा, कोकिला यानी कोयल, मुकुलित अर्थात अधखिला, दाड़िम यानी अनार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आम के पेड़ सोने चांदी जैसे रंग के बोर से लद गए हैं। पतझड़ के कारण डाक और पीपल के पेड़ के पत्ते जड़ने लगे हैं ताकि उन पर नए पत्ते आ सके। कोयल मस्त होकर मधुर गीत सुना रही है। कटहल पेड़ों पर लटकने लगे हैं। पेड़ों पर अध खिले जामुन लग गए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जंगल में जरबेरी मस्ती से झूमने लगी है। पेड़ों पर आड़ू, नींबू और अनार लगना शुरू हो गए हैं और खेतों में आलू, गोभी, बैंगन और मूली भी लगने लगी है। भाव यह है कि सारी प्रकृति तरह तरह के पेड़ पौधों की शोभा से भर उठी है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल एवं सरस है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चितियाँ अर्थात दब्बे, अवली यहाँ छोटे आंवले को कहा गया है, तरु अर्थात पेड़।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, जिस कारण उन पर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं और आंवलों से पेड़ों की डालियां भर गई हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहलहाने लगी है और धनिये की सुगंध महकने लगी है। लौकी और सेम की बेलें दूर दूर तक फैल गई हैं। लाल रंग के मखमली टमाटरों से पौधे लद गए हैं। हरी मिर्चों से पौधे भर गए हैं, जिस कारण पौधे हरी भरी थैली के समान दिखाई देने लगे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फल और सब्जियों के कारण फैली हुई सुंदरता का वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सरस एवं चित्रात्मक है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपटशाही, तट पर तरबूजों की खेती। उंगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती है सोई। बालू अर्थात रेत, तट अर्थात किनारा, सुरखाब अर्थात चक्रवाक पक्षी, तिरते अर्थात तैरते। इन पंक्तियों में कवि ने गंगा के किनारे की रेत और वहाँ के पक्षियों की क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गंगा किनारे रेत दूर दूर तक फैली हुई है, जिस पे लहरों के बहाव के कारण सांप के रेंगने जैसे निशान बन गए हैं। उस रेत पर पड़ती सूरज की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे सवार रहे हैं जैसे वे कंघी कर रहे हों। गंगा के जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं और जो मगरोठी पक्षी है वह आराम से सोए हुए हैं। भाव यह है कि गंगा किनारे का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। कवि ने गंगा तट पर प्राकृतिक दृश्य का अति सुंदर वर्णन किया है। भाषा सरल, सरस तथा चित्रात्मक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आशा दान, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। हिम आतप अर्थात सर्दी की धूप, अंधियाली अर्थात अंधेरा, निशी अर्थात रात, तारक अर्थात तारे, स्वप्नों यानी सपनों, मरकत अर्थात पन्ना नामक रतन, आच्छादान अर्थात छाया, निरूपम अर्थात जिससे किसी की तुलना न की जा सके, स्निग्ध अर्थात कोमल, निज अर्थात अपनी, हरना यानी कि आकर्षित करना। कवि कहते हैं कि प्रसन्नता से भरी हंसमुख हरियाली सर्दी की धूप में सुख से अलसाई सो रही है। सर्दी के मौसम में जब सूरज की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वो चमक उठती है। ऐसा लगता है जैसे वो खुशी से झूम रही हो। ओस से भीगी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते तारे भी ऐसे लगते हैं जैसे वो सपनों में खोए हुए हों। ऐसे वातावरण में पूरा गांव पन्ना नामक रतन की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति का अनुभव होता है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। कवि ने गांव के कण कण की सुंदरता का आधार प्रकृति को माना है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल एवं सरस है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सबको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।